दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत कर रही हूँ और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे देश की एक ऐसी हस्ती जो शब्दों के जादूगर है। जी हाँ, शब्दों के जादूगर, उनके लिए शब्द बिल्कुल सही बैठता है। डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी भोपाल और संपादक देवपुत्र पत्रिका के, इसके साथ ही कई पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। बाल साहित्य कि कई रोचक तथ्य हैं, उसके अलावा भी हिंदी साहित्य का जो रोचकता है, जो प्रोत्साहन उसमें है, उन सब बातों को और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी आज हम उनसे जानेंगे। तो सर, आपका स्वागत है प्रीति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शकों से मिलवाने का एक ये उपक्रम जोड़ा है, और मैं सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ और आपको आभार व्यक्त करता हूँ। सर, साहित्य के क्षेत्र में जो आपकी यात्रा शुरू हुई है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है ये आपके अपने अंदर के मन से शुरू हुई है या पारिवारिक माहौल आपका ऐसा रहा है? मेरी साहित्य की यात्रा के संदर्भ में मैं जब सोचना प्रारंभ करता हूँ तो कई बार स्वयं के पूरे उस जिसको हम कहते हैं कैरियर यात्रा जिसको कह सकते हैं, उस पर कभी हंसी भी आती है और कभी आश्चर्य भी होता है। मैं वास्तव में हायर मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा, गणित का विद्यार्थी था, और विज्ञान का विद्यार्थी रहते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश होगा। और हायर सेकेंडरी करने के बाद बीएससी में प्रवेश लिया। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने पहुंच गया। वह कर लेने के बाद एक वर्ष एमपीबी में अपनी सेवाएं भी दी, लेकिन ऐसा लगा कि संभवतः मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ। और फिर मैंने पुनः अध्ययन का एक क्रम प्रारंभ किया, और घर में चूंकि साहित्य का वातावरण तो था, लेकिन पिताजी का आध्यात्मिक क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ज्योतिष, वास्तु, इन क्षेत्रों में ज़्यादा रुचि थी। उसी में उनका लेखन पठन स्वाध्याय चलता रहता था। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य की धारा, उस धारा से मेरा जुड़ना हुआ वास्तव में स्नातकोत्तर की पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, और वास्तव में मेरा साहित्य से जुड़ाव तो उस अध्ययन के कारण ही बना। बाद के क्रम में फिर मैंने एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया, और अभी 3-4 दिन पहले मुझे सूचना मिली है कि कलकत्ता का जो हैम्स संस्थान है, HAMS, उसका एक विस्तार है। अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वालों को मानद उपाधि देते हैं। और अभी तक पद्म पुरस्कारों से जो अलंकृत हैं, छन्नू मिश्रा जी हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी है, वगैरह वगैरह बड़े लोगों को उन्होंने मानद उपाधियां दी। तो उन्होंने अभी 30 दिसंबर को कोलकाता में उनका जो दीक्षांत समारोह है, उसमें मुझे साहित्य की डीलिट की उपाधि देने के लिए चयनित किया है। तो कहने का तात्पर्य एक और तो अध्ययन था, और उसके बाद संयोग ऐसा रहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया और प्राचार्य हुआ। और उसके बाद अनायास 1992 में एक क्रम ऐसा बना कि मैं बच्चों की पत्रिका देवपुत्र के संपादकीय विभाग से जुड़ गया, और उसके बाद की यात्रा तो लगभग 26 वर्ष मुझे संपादन करते हुए और इस समय पिछले 1 वर्ष से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे चूंकि साहित्य अकादमी की सेवा के लिए, साहित्यकारों की सेवा के लिए आमंत्रित कर लिया है, तो अभी 1 वर्ष से मैं वहाँ साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में काम देख रहा हूँ। तो ये कुल मिलाकर के छोटी सी यात्रा है, लेकिन इसको आप झटके लगती हुई यात्रा कह सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, बड़ी ही रोचक बात बताई आपने कि बीएससी किया आपने और विज्ञान के छात्र आप रहे, और उसके बाद साहित्य को आपने अपना प्रोफेशन बनाया। लेकिन बाल साहित्य, सर, बच्चों पर साहित्य लिखना, बच्चों के मन को समझना, वो बहुत एक कठिन कार्य अपने आप में। तो वो क्या चीज़ें रही जो आपको बाल साहित्य की ओर प्रोत्साहित करने वाली रही और जोड़ा बाल साहित्य से आपको? इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है, एक बात पिछले प्रश्न के उत्तर को देते हुए मैंने कही थी कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा जी, और विद्यार्थियों और बच्चों के बीच में प्रायोगिक रूप से रहना जब प्रारंभ किया जी, तो बच्चों को पढ़ना ये किसी शिक्षक के लिए पहली और अनिवार्य शर्त होती है। बच्चों को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बाल साहित्य से मैं जुड़ गया, बच्चों के लिए लिखना भी जब प्रारंभ किया, और फिर सीधे सीधे बाल पत्रकारिता से मैं जुड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में भारतवर्ष में बच्चों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक बड़ी रिक्तता मुझे अनुभव हो रही थी।
और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि ये आपने सच कहा कि बच्चों का साहित्य लिखना सबसे दुरूह कार्य है। इसकी कठिनाई आप इसलिए भी अनुभव कर सकते हैं कि सामान्यतया आप अगर पाठक वर्ग देखें, साहित्य का पाठक वर्ग, तो साहित्य को पसंद करने वाले, हिंदी साहित्य को पसंद करने वाले साहित्यकार पाठक एक अलग समूह होता है। वो अपनी पुस्तकें, अपनी पत्रिकाएं खरीदते हैं। महिलाओं की अभिरुचियाँ होती है तो वो अपनी रुचि का साहित्य और पत्र पत्रिकाएं खरीदती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चा एकमात्र ऐसा पाठक है जो अपना साहित्य स्वयं चयन नहीं करता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिभावक के नाते, एक बाल साहित्यकार के नाते, बाल पत्रिका के संपादक के नाते हमने ये प्रयास किया कि हम बच्चों के हृदय से सीधा जुड़ें। और दूसरा, हमने जो एक शोध केंद्र प्रारंभ किया 2002 से इंदौर में, भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान, जिसके निदेशक का दायित्व भी प्रारंभ से मेरी ओर रहा। और लगभग 80-85 के लगभग शोधार्थियों को हमने PhD डीलिट की उपाधि के लिए वहाँ से शोध कार्य संपन्न करवाया। यह सब करते हुए मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि वास्तव में बच्चों की जो भूख है, उस भूख को समझकर उस भूख का शमन करना, ये वास्तव में एक शिक्षक ही श्रेष्ठतम ढंग से कर सकता है। यदि एक शिक्षक, एक बाल पत्रिका का संपादक और एक बाल साहित्यकार, अगर ये त्रयी एक व्यक्ति को संयोग से मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में सफलता बाल साहित्य के क्षेत्र में अवश्यंभावी है। और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मुझे ये तीनों क्षेत्र बहुत निकट से देखने समझने को मिले। और इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी सफलता देवपुत्र की है, सारा यश देवपुत्र पत्रिका का है। और देवपुत्र के साथ साथ जो यात्रा मैं कर रहा हूँ, उस यात्रा में जो कुछ यश मिला वो मैं समझता हूँ कि देवपुत्र का बाय प्रोडक्ट है मेरे जीवन में। और इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों से जुड़ करके जो कुछ भी कर सके वो करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो उतार चढ़ाव की बात आप जो कह रहे थे कि इस साहित्यिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव भी आए, तो क्या रहे सर वो, कब कब परेशानियां भी हुई होंगी आपको, क्योंकि एक भविष्य के तौर पे साहित्य को देखना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये बात तो सच है। बाल साहित्य के क्षेत्र में जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया तो हमको लगा कि वास्तव में बच्चों के साहित्य को लेकर के जिस प्रकार के विमर्श खड़े किए जा रहे हैं, एक और तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि अब राजा रानी के किस्से सुनाना बंद करना चाहिए, बच्चा आजकल गूगल पीढ़ी का बच्चा है, विज्ञान सम्मत साहित्य की रचना करना चाहिए। और इस सब को करते करते अनायास कल्पना से यथार्थ की ओर चलता हुआ जो बाल साहित्य था, उसने धीरे धीरे सूचना साहित्य का रूप धारण कर लिया। अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर तितली के बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि तितलियां जो है वो प्राणी विज्ञान के अनुसार 123 प्रकार की होती है और वो पहले ऐसा इस रूप में उसका जन्म होता है और वो इल्ली के रूप में आती है, फिर क्रमशः 3 महीने में उसके पंख उगते हैं, उसमें रंग आने में 15 दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम कितना बोझिल साहित्य बच्चों को दे रहे हैं। सूचना का साहित्य वास्तव में केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। ये केवल बच्चों को जीके अपडेट करने तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चे में रचनात्मकता लाना चाहते हैं, बच्चे में संवेदनशीलता लाना चाहते हैं, तो हमको उस पुरानी पद्धति पर लौटना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा तितली रानी कितने सुंदर पंख तुम्हारे। आप जब ये कविता पढ़ते हैं तो आपको लगता है क्या कि वो प्यूपा के रूप में पैदा हुई थी? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो यथार्थ है, ये बाल साहित्य को बच्चों से दूर ले जा रहा है और इसलिए यथार्थ का आग्रह समाप्त होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातों का आग्रह हम लोग बराबर करते हैं। पहली चीज, बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, भारतीय संस्कृति से दूर न जाए, और दूसरा अपने देश की मिट्टी से जुड़ा रहे। राष्ट्रीयता का भाव बच्चे में सर्वोपरि होना चाहिए। हम अंततः इस राष्ट्र को एक नई पीढ़ी का निर्माण करके सौंपना चाह रहे हैं। जो काम शिक्षक कर रहा है वही काम बाल साहित्यकार कर रहा है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम अपना काम यदि ईमानदारी से करेंगे, शिक्षक के रूप में भी और बाल पत्रकार, बाल साहित्यकार के रूप में भी, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। एक बात आपने कही थी कि कठिनाइयाँ क्या क्या आई, तो मुझे यूं तो हजारों प्रसंग याद आते हैं, लेकिन एक छोटा सा साहस्य प्रसंग सुनाता हूँ। हालांकि मैं उसको कठिनाई नहीं मानता। आपको विदित है कि देवपुत्र पत्रिका एक न्यास के द्वारा संचालित है और वो न्यास समाज के पैसे से संचालित होता है। कहीं से कोई शासकीय हमको अनुदान नहीं मिलता और हमने ईश्वर की कृपा से 3,71,000 की प्रसार संख्या तक उस पत्रिका को पहुंचाया, जो भूतो न भविष्यति हो गई, यानी विश्व का सर्वाधिक प्रसार संख्या का कीर्तिमान हमारे पास रहा। लेकिन इसके पीछे का जो एक था पक्ष की मात्र 7-8 लोगों का एक छोटा सा परिवार, और वो मिलकर के और एक 3,71,000 की संख्या में निकलने वाली पत्रिका को संभालते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पर पत्रिका जब पैक हो जाती थी बंडलों में और उसको हम आरएमएस पर रेलवे मेल सर्विस के ऑफिस तक पहुँचाते थे, तो हमारे पास एक छोटा विक्रम मिनी डोर रिक्शा था, लोडिंग रिक्शा जिसको हम कहते हैं। तो हमने एक पद्धति ये विकसित की थी कि संपादक से लेकर के हमारे भृत्य और वाहन चालक तक सब लोग एक साथ उन बंडलों को पैक करते थे अपने हाथों से, ताकि कहीं कोई त्रुटि ना हो, ग्राहक तक व्यवस्थित पहुंचे। और बाद में उनको पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने का काम भी हम ही लोग क्रम से करते थे, 7-8 लोग थे। तो उसमें एक क्रम मेरा भी होता था, मैं भी डाक विभाग तक जाकर के पत्रिका डाला करता था। तो सामान्य व्यवस्था ये रहती है कि विक्रम मिनी डोर में एक व्यक्ति ड्राइवर के पास बैठता है और पीछे पूरा ढका हुआ एक लोहे का डब्बा जैसा होता है जिसमें पूरे अंक भरे रहते हैं। अब 3 लोगों को जाना होता था, तो स्वाभाविक रूप से ये क्रम होता था कि एक व्यक्ति पीछे बंडलों के साथ बैठ जाए। तो हमारे यहाँ पर मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र थे, उनकी देह यष्टि थोड़ी अच्छी थी, तो उनको पीछे बैठने में परेशानी आती थी, क्योंकि बंडल जम जाते थे और वो छत थोड़ी नीची होती थी, झुक करके बैठना होता था। तो उनको मैं कहता था कि आप ड्राइवर के पास बैठा करो, वहाँ सुविधा से बैठ जाते हैं, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं कद में छोटा हूँ, तो इसलिए मैं पीछे बैठता था। अब हुआ ऐसा कि पूरा बंडलों से भरा हुआ और केवल सिकुड़ करके, जैसे जादूगर एक डब्बे में कैसे बंद होता है ऐसा बंद करके बाहर से सांकल लगा दी जाती थी, तो मैं पीछे बैठ करके जा रहा था। ट्रैफिक में अचानक उस दिन ट्रैफिक की एसपी थी, हमारी बहुत अच्छी परिचित भी रही वो दीदी, और संयोग ऐसा रहा कि उससे 3 दिन पहले राज्यपाल जी का एक कार्यक्रम देवपुत्र में हुआ था, तो सिक्योरिटी की दृष्टि से वो आई थी और मुझसे ही उनकी सारी बातचीत हुई थी और बड़े अच्छा स्नेह संबंध बने और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया हमारे काम को। ये सब वो संयोग से उस दिन चेकिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्या ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहा कि नहीं तुम ऐसा करो, गाड़ी साइड में लगाओ। हवलदार से बातचीत हो रही थी तब तक, और दीदी साइड में खड़ी हुई थी, एसपी दीदी जो थी वो। तो ड्राइवर ने कहा कि हमारे साहब गाड़ी में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब गाड़ी में कहाँ बैठे हैं? गाड़ी में ड्राइवर उतर गए, साथ वाले उतर गए। कहा नहीं, पीछे बैठे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि लोडिंग रिक्शा में पीछे साहब बैठे हैं, तो वो जिज्ञासा से देखने के लिए आई। अच्छा। और पीछे जब सांकल खोली ड्राइवर ने, तो मैं ऐसे सिकुड़ करके वहाँ बंडलों पर बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ जाकर के बंडल हम लोगों को उतारना थे। मैं जब नीचे उतरा तो बोले भाई साहब आप? मैंने कहा हाँ, हम लोग बंडल उतारने के लिए जा रहे हैं देवपुत्र के। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? तो मैंने कहा ऐसे मतलब हम हमेशा जाते हैं, ये हमारा क्रम है। तो मेरे साथी को वो डांटने लगे कि तुमको अच्छा लगता है, इतने बड़े अधिकारी हैं उनको तुमने ऐसे बिठा रखा। मैंने कहा दीदी हम कोई अधिकारी नहीं है, हम सब लोग कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। और मैंने कहा उनकी हाइट ज़्यादा इसलिए उनको आगे बैठने के लिए मैंने कहा है, और मैं अपनी इच्छा से बैठा हूँ यहाँ पर पीछे। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और अंततः उन्होंने कहा कि नहीं आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा आरएमएस तक हम जाते हैं। तो बोले नहीं, मेरी गाड़ी आपको आरएमएस तक छोड़ कर आएगी, लेकिन आप इस तरीके से मत जाया करिए। तो कई बार मुझे हंसी भी आती है और कई बार अच्छा भी लगता है कि वास्तव में समाज जिस विश्वास के साथ हमको पैसा सौंपता है, समाज के काम में शुचिता रखने के लिए, मर्यादा रखने के लिए उस पैसे को ठीक से खर्च करना, इसके लिए हम लोगों ने जितने प्रयास किए ये उसका एक छोटा सा हिस्सा था। और समाज को जब ये प्रमाण के रूप में मिलता है तो उनको लगता है कि नहीं, हमने सही लोगों के हाथ में सही काम दिया है। तो ऐसा ही आपने एक किस्सा सुना था, सुनाने को कहा था कि कोई रोचक प्रसंग हो, तो वो मुझे अनायास याद आ गया। बहुत ही अच्छा और सही में वास्तव में रोचक प्रसंग था। आप साहित्य अकादमी से जुड़े हैं भोपाल, तो अब क्या आपकी रूपरेखाएं हैं और क्या बेहतर साहित्य के क्षेत्र में आप करना चाहेंगे? अकादमी में क्या चीज़ें हैं लाना चाह रहे हैं आप? साहित्य अकादमी यूँ तो बहुत पुरानी है, 1956 से कार्यरत है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पूर्वजों के रूप में जिनकी थाती को मैं धरोहर के रूप में संभाल रहा हूँ, वहाँ पर कुल मिलाकर के 18वें क्रम का निदेशक मैं हूँ साहित्य अकादमी में। मुझसे पहले 14 आईएएस अधिकारी रहे, और उसके बाद जो 3 रहे वो 3 भी लगभग इस योग्यता के थे कि न्यूनतम प्राध्यापक तो थे ही, वे वरिष्ठ प्राध्यापक थे महाविद्यालयों के, और वे कुलपति से भी ज़्यादा योग्यता रखने वाले लोग थे जो साहित्य अकादमी में आए। मैं 18वें क्रम पर पहला व्यक्ति हूँ जो किसी प्रकार का एकेडमिक व्यक्ति नहीं हूँ, शासकीय सेवा में नहीं हूँ, प्राइवेट सेक्टर से आप कह सकते हैं, पत्रकारिता के जगत से कह सकते हैं, बाल साहित्य जगत से कह सकते हैं। इन 3-4 दृष्टियों से एक नया काम हुआ, और इसलिए साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने और बाल साहित्यकारों ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी को कई पत्र लिखे। ये मुझे बाद में पता लगा, धन्यवाद के लिए, कि भाई आपने हमारे श्रेणी के एक व्यक्ति को इतना बड़ा काम सौंपा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि है, और हमारी जो संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी, ये उनका स्नेह ही है कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया।
वहाँ जाने के बाद कई नवाचार करने के मैंने प्रयास किए हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि साहित्य क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से कुछ नए विमर्श भी स्थापित किए जा सकें। और दूसरा, वहाँ पर जैसे एक वर्ष में 40 नवोदित रचनाकारों के लिए उनकी पहली पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए कुछ अनुदान देने की योजना है। अच्छा। मैंने जाकर के देखा कि उसमें 40 वर्ष से कम उम्र ऐसा एक बंधन था, तो मैंने तुरंत हमारे अधिकारियों से बातचीत करके उस उम्र के बंधन को समाप्त किया। तो ध्यान में आया कि अभी इस बार 2 वर्ष के हमने पांडुलिपि के अनुदान दिए हैं, 20-20 हजार प्रत्येक व्यक्ति को। 80 लोगों में से एक साहित्यकार 102 वर्ष के थे, उनकी अब तक कोई पुस्तक नहीं छपी थी। एक साहित्यकार 80-82 वर्ष के थे और इस अवस्था के कई लोग हैं जिनकी पुस्तकें इससे पहले नहीं छपी। मुझे लगता है कि ये संभवतः अभी तक इस दिशा में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन नवाचार के रूप में जब किया तो ध्यान में आया। फिर हमारे जैसे पाठक मंच होते थे, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में होते थे, कभी 40-45 तक रहे, कुल मिला के जिले 52 हैं, 48 तक पहुंचे। मैंने इन पाठक मंचों को तहसील और ब्लॉक स्तर तक ले जाने का भी प्रयास किया और इसके कारण से ये हुआ कि आज लगभग 165 से ज़्यादा संख्या में पाठक मंच पूरे मध्य प्रदेश में साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो पुस्तकें खरीद करके इन पाठक मंचों को देते हैं, श्रेष्ठ साहित्य, उस पर ये विमर्श करते हैं। तो ये एक अच्छा उपक्रम वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। फिर साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले भिन्न भिन्न विधाओं के कई पुरस्कार हमारे पास हैं। उन पुरस्कारों में हमने जिस प्रकार की शुचिता, मर्यादा की जो स्थापना करने का प्रयास किया है, ढूंढ कर अच्छे लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं उनको भी ये सम्मान पुरस्कार मिल रहे हैं। फिर हमारी जो अकादमी की एक पत्रिका निकलती है साक्षात्कार, साक्षात्कार पत्रिका में किसी एक वरिष्ठ साहित्यकार का इंटरव्यू लेकर के, साक्षात्कार लेकर के उस पत्रिका के नाम के अनुरूप छापा जाता था। एक नवाचार मैंने ये किया कि अभी तक ऐसा होता था कि एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार का साक्षात्कार लेकर के वहाँ भेजता था। अच्छा। तो मैंने आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी पढ़ा था और भी इस प्रकार के पत्रकारिता के पितृ पुरुष हुए हैं। तो उन्होंने 1-2 स्थान पर कहा था कि साहित्यिक पत्रिका का संपादक जो है वो अपने आप को थोड़ा वरिष्ठ मानने लगता है, इसलिए वो स्वयं साहित्यकारों का साक्षात्कार नहीं लेता है। अच्छा। वो किसी दूसरे साहित्यकार को कहता है कि आप ले लीजिए। मुझे लगा कि वास्तव में ये सच बात है, मैं अलग नहीं हूं और जितने वरिष्ठ रचनाकार हैं, जितने साहित्यकार हैं, उनसे तो सबसे छोटा हूं। तो मुझे किसी का साक्षात्कार लेने में संकोच क्यों होना चाहिए? ये तो बड़ा सरल काम है, लोगों तक किसी के व्यक्तित्व को पहुंचाना। आप भी यही काम कर रही हैं इस समय। तो मैंने स्वयं ने साक्षात्कार लेना प्रारंभ किया। उसको इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि एक किसी वरिष्ठ साहित्यकार की बात को मैंने अंगीकार करके और मूर्त रूप दिया और उसको इतने सारे लोगों ने मान सम्मान देना प्रारंभ किया। दूसरा, मैंने ये प्रयोग किया कि उस साक्षात्कार में बड़े बड़े लोगों की रचनाएं छपती थी, बड़े बड़े लोग, पूरे देश भर के लोग लिखते थे। मैंने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को उसमें प्राथमिकता देना प्रारंभ की और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे गांव के। और ये जो प्रथम साक्षात्कार होता था, ये साक्षात्कार भी ऐसे रचनाकारों का लेना प्रारंभ किया। उसमें 2 प्राथमिकता रही मेरी। पहली प्राथमिकता तो बाल साहित्य स्वाभाविक है, उनके साक्षात्कार लेना प्रारंभ किए और दूसरी प्राथमिकता मेरी यह रही कि जो ठेठ ग्रामीण क्षेत्र के साहित्यकार हैं, जिनका नाम तक लोग नहीं जानते, ढूंढ करके उन लोगों का साक्षात्कार में ले रहा हूं। इन्हें दिखठान के हमारे नरेंद्र मांडलिक जी हैं, वर्षों से लिख रहे हैं, उनका एक साक्षात्कार अभी तैयार है, आगामी अंक में आने वाला है। एक कारूलाल जमड़ा हैं, सुखेड़ा में रहते हैं, पिपलोदा के पास, आजकल जावरा में अपनी सेवाओं में हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब रचनाकार, इनको कौन रेखांकित करेगा? दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जानता नहीं है, भोपाल में बैठे हुए लोग भी अगर इनको पहचानने से मना कर देंगे तो फिर इन साहित्यकारों का कौन? तो इसलिए मैं प्रयास ये करता हूं कि हमारे जितने विमर्श के कार्यक्रम होते हैं, उन विमर्श के कार्यक्रमों में भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार ही होते हैं। बाहर से बहुत आवश्यकता लगती है तो मैं उनके प्रति अश्रद्धा नहीं रखता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं पटना से, दिल्ली से या चेन्नई से या कोलकाता से बुला करके किसी के 2 भाषण करवा भी लूँगा तो उससे होना क्या है? मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को तो वहाँ कोई बुलाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं अपने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का वकील बन करके उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूँ और साहित्य अकादमी मेरा मूल काम यही है और ये सारे नवाचार ही हैं और प्रयास करूंगा कि आगे भी इसमें और कुछ नया काम जोड़ता जाऊं। सर, बहुत ही अच्छे नवाचार है ये और मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं वो सामने आ पाएंगे और बहुत ही अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। एक और बात मेरे मन में जिज्ञासा की तरह उठ रही है, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने जो साहित्य देखा था, जब शुरुआत हुई थी, काफ़ी कुछ बदल गया है वर्तमान परिवेश में, तो वो मैं जानना चाह रही हूँ कि किस तरह के बदलाव आए हैं और क्या ये बदलाव आपकी नज़रों में ठीक है समय के हिसाब से?
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और विशेष करके साहित्यिक अभिरुचि रखने वाली कोई बहन जब ये प्रश्न करती है तो मुझे और अच्छा लगता है। इन दिनों में देखता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के साहित्य पर जो विदेशों से आयातित विचारधाराएं हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा लगभग स्वतंत्रता से लेकर अब तक। मैं अब तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। और सीधे मैं ये भी कह सकता हूँ कि नाम लेकर कहूँ तो वामपंथी विचार का प्रभाव साहित्य पर बहुत रहा। और उन प्रभावों के कारण से दुर्भाग्य से ये स्थिति बनी कि भारत में नए नए विमर्श साहित्य में जुड़ गए। और मैं तो आजकल मंचों से खुल करके इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि हमें इन विमर्शों में उलझ करके समाज में विघटन के बीज नहीं बोना चाहिए। जैसे आपने प्रश्न किया इसलिए मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि स्त्री विमर्श की बात इन दिनों बहुत चल रही है। साहित्य में वामपंथी प्रभाव के कारण से स्त्री सशक्तिकरण हम समर्थन करते हैं, लेकिन स्त्री स्वातंत्र के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो इतनी गंदगी की ओर पहुंच रहा है कि अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा वामपंथी आंदोलन साहित्य की सड़क छोड़ करके और पता नहीं कहीं समाज जीवन की विकृतियों को अंगीकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ लोग दिल्ली में किस डे मना रहे हैं। ये किस नाम पर? स्त्री स्वातंत्र के नाम पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो स्वतंत्र हैं, वो अधोवस्त्र नहीं पहने तो बिना अधोवस्त्र के उनको रहना चाहिए, ये बंधन हमारे ऊपर क्यों? मुझे लगता है कि इन सब का साहित्य जगत से क्या लेना देना, जबकि साहित्य की कई पत्रिकाएं इस पर संपादकीय लिख रही हैं। पिछले दिनों बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्त्री स्वातंत्र के नाम पर यह कहा गया कि जो कुछ विशिष्ट दिवस होते हैं महिलाओं के, तो सैनिटरी नैपकिन जो रक्त से सने हुए हैं उनका फोटो खींच करके आप सोशल मीडिया पर डालिए। मैं कहता हूं कि ये साहित्य के विषय हैं क्या? और विशेष करके भारतीय गरिमा को मानने वाले लोग इन सब बातों को स्त्री स्वातंत्र का हिस्सा मानेंगे क्या? ये वो देश है जब पूरी दुनिया जिस समय पेड़ों की छाल लपेटना नहीं सीखी थी कपड़ों के नाम पर, उस समय यहाँ पर वेदों की ऋचाएं लोपामुद्रा लिख रही थी बैठ करके। उस राष्ट्र में हम इस विकृति को स्त्री स्वातंत्र कहेंगे क्या? इस देश में कभी भी महिलाओं को द्वयम दर्जा प्राप्त नहीं रहा, द्वितीय श्रेणी की वो कभी नहीं रही। बिल्कुल सही बात। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के स्त्री विमर्श पुरुष और स्त्रियों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, परिवारों को बिखेर रहे हैं। हम स्त्री विमर्श की जगह परिवार विमर्श को लाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप परिवार विमर्श प्रारंभ करते हैं आपको ध्यान में आएगा कि एक भारतीय परिवार में दादी होती है, नानी होती है, माँ होती है, बुआ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी होती है। वहाँ पर स्त्री नहीं होती। हमारे यहाँ पर स्त्री को एक रिश्ते का नाम दिया गया है और इसलिए उसकी उस उदात्तता को स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर से इसको स्त्री विमर्श को परिवार विमर्श में बदलना पड़ेगा। जो दलित विमर्श स्थापित कर दिया गया, सवर्णों और पिछड़ों के बीच में जो भेदभाव पैदा किया, समाज में लड़ाई झगड़े पैदा किए, उसको अगर दूर करना है तो दलित विमर्श को समरसता विमर्श में बदलना पड़ेगा। पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए साहित्य लिखना पड़ेगा और इसी ढंग से बाल विमर्श पर भी चर्चाएं होगी। इन दिनों में देख रहा हूँ कि दिव्यांग विमर्श, अब दिव्यांग विमर्श के नाम पर अगर एक दिव्यांग व्यक्ति समाज से विद्रोह की बात करता है कि मुझे तुम बोझ समझते हो, ये करते हो, जबकि भारतीय समाज व्यवस्था में कोई भी दिव्यांग में कोई पोलियोग्रस्त बच्चा है उसको पूरा परिवार मिलकर के देखरेख करता है, आजीवन देखरेख करता है। अगर कोई अल्प विकसित है मस्तिष्क से तो उसकी देखभाल जीवन भर होती है और परिवार चिंता करता है। तो हमारे यहाँ वो हमारा असेट्स होता है। तो इसलिए दिव्यांग विमर्श, किन्नर विमर्श, नए नए प्रकार के विमर्श तैयार किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रपंचों में उलझने के बजाय संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने वाले नए विमर्श हमको खड़े करना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज तभी शक्तिशाली होगा। बिल्कुल सही बात की डॉक्टर विकास दवे आपने कि संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का हमको प्रयास करना चाहिए। और जिस विमर्श की वो बात कर रहे हैं, परिवार विमर्श की, समाज विमर्श की, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो दवे सर की जो बातें हैं वो वाकई विचारणीय है और इस एक विचार पे हमें विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। और अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसे ही विचार विमर्श करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हकीकत के पन्ने से। नमस्कार।